कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात हमने कर ली थी. वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द डेंसिटी. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों की बात कर ली थी. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेंड ऑफ द डेंसिटीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. जब हम ट्रेंड ऑफ डेंसिटीज की बात करते हैं तो डेंसिटी का ट्रेंड फिर हमें फंसा देता है, गंदे वाला फंसा देता है. क्योंकि जब हम डेंसिटी के ट्रेंड की बात करते हैं तो हमारे पास अल्कली मेटल्स में हमारे पास लिथियम है. लिथियम की डेंसिटी पोटेशियम से कम है, पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम है, सोडियम की डेंसिटी रुबीडियम और सीजियम से कम है. दिस इज द ट्रेंड ऑफ द डेंसिटी इन द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स. And then we have the trend of the density in the second group elements. ये और गंदा है. We have calcium, we have magnesium, we have beryllium, and then we have strontium and we have barium. तो ये हमारे पास गंदे वाला ट्रेंड है. ट्रेंड भी कहां है? ये तो इरिटेशन है. ट्रेंड वुड बी, ये ट्रेंड नहीं है. अब यहां पे अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी अरेंजमेंट की बात करते, अरेंजमेंट वॉट एवर अरेंजमेंट वुड बी, अगर बीच में पोटेशियम नहीं होता तो अरेंजमेंट ठीक थी. ठीक है. तो चलो पहले हम यहाँ पे सोचते हैं पोटेशियम है क्यों यहाँ पे. ये पोटेशियम की डेंसिटी, सीधी सीधी बात ये है कि पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम है. ठीक है. नाउ अपने खोपड़े में एक बात डालो, हमें रीजन नहीं पता. ठीक है. हम रीजन क्रिएट करेंगे. हम एक ऐसा झूठ बोलेंगे जो सैटिस्फाई कर सके. हमें पता है वो झूठ है, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट लाई. अगर कोई मुझे ये कहता है कि सर ये तो झूठ है, तो मैं सीधा जवाब देता हूं हाँ मुझे पता है ये झूठ है, क्योंकि एटम ने आके मुझे नहीं बताया कि आंसर सच क्या है. तुम इससे अच्छा झूठ बोल सकते हो तो मैं उसे सच मान लूंगा. ठीक है. पहले मेरा झूठ सुन लो. ठीक है. अब मेरा झूठ कहां से शुरू होता है? मेरा झूठ यहां से शुरू होता है कि भाई मुझे सबसे पहली चीज तो यह पता होनी चाहिए व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. ओके. अब व्हेन आई एम मूविंग डाउन द ग्रुप, एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है. दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है, लेकिन दोनों चीजें साथ साथ इंक्रीज नहीं हो रही, प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं हो रही. अब क्योंकि वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं हो रही, इसलिए डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है. जब मैं लिथियम से सोडियम पर आता हूं तो सोडियम की डेंसिटी लिथियम से ज्यादा है. तो सीधी सीधी बात यह क्या है, व्हेन आई मूव फ्रॉम लिथियम टू सोडियम, there is an increase in mass, there is an increase in volume, but the increase in mass is more than increase in volume. That is why the density increases. ये explanation नहीं है, ये inference है. ये inference है, तभी तो डेंसिटी बढ़ रही है. ठीक है. ओके. देन when I move from sodium to potassium, the density decreases. सीधी सीधी inference. The mass is increasing, the volume is increasing, the increase in volume is more than increase in mass. That's why density is decreasing. ठीक है. बाकी तो ठीक है. Lithium atomic mass 7, sodium atomic mass 23, potassium atomic mass 39, difference 16, difference 16. मास का इंक्रीज सेम है. तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सोडियम से पोटेशियम में वॉल्यूम का इंक्रीज ज्यादा है. ठीक है. अब जो एक्सप्लेनेशन बनेगा वो इसमें बनेगा कि सोडियम से पोटेशियम में वॉल्यूम का इंक्रीज ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू सोडियम टू लिथियम, लिथियम टू सोडियम. लिथियम का मास 7 है, सोडियम का मास 23 है, डिफरेंस 16 का है. सोडियम का मास 23 है, पोटेशियम का 39 है.
डिफरेंस 16 का है। अब ये सोचो कि सोडियम से पोटेशियम में वॉल्यूम का इंक्रीज ज्यादा क्यों है। ये झूठ बनाना है आपने, ये रीजन क्रिएट करना है, और आपका आंसर आ जाएगा, एक पक्का कच्चा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। अब मैं इसका एक रीजन बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो सुनो, जब हम लिथियम से सोडियम की तरफ जाते हैं, देन वी आर गोइंग टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड इन द सेकेंड शेल, ठीक है। सेकेंड शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, हम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, तब हम सोडियम पे पहुंचते हैं, ठीक है। लिथियम से सोडियम में 8 इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, पहुंच गए हम सोडियम पे। जब हम सोडियम से पोटेशियम में जाते हैं तो हम उसमें थर्ड शेल फिल करते हैं। थर्ड शेल की कैपेसिटी इज 18 इलेक्ट्रॉन, हम डाल रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। सच्चाई है, खाली जगह ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करती है फील्ड से। एक बात सोच के देखना, अगर आपको किसी व्यक्ति के लिए सीट रोकनी है, you will actually stall a larger space than he actually requires, ठीक है। अगर आप किसी खाली जगह में इलेक्ट्रॉन डाल देते हो तो इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं आता, साथ में न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी आता है। न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन आता है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन अगर फिल हो जाते हैं तो वो एक्चुअली कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं। एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हम डालते चले जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन फिल होने पर साइज डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं। खाली जगह ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करती है, तो दैट इज व्हाई द इंक्रीज इन साइज फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम इज मोर। हजम हुई ये बात, ठीक है, क्लियर। वैसे इसका आंसर भी लैटिस से दिया जा सकता है। बेटा देख, अच्छा इसके लिए आया, अब एक काम करते हैं, सेकंड ग्रुप में आ जाते हैं, मैग्नीशियम टू कैल्शियम, दिख रहा है, वही रीजन चिपका डालो ना मैग्नीशियम टू कैल्शियम में भी, ठीक है। फिर आप कहोगे सर ये एल्यूमिनियम टू गैलियम भी चिपका दे, गैलियम पड़ोस में है ना, नहीं चिपकेगा, क्योंकि गैलियम में 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं। गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से एक्चुअली छोटा है। समझ आ रही है बात, ठीक है। अब कुछ लोग ये बोल देते हैं पोटेशियम की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ क्यों ज्यादा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम क्यों है? क्योंकि वो बड़ा है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी, हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। चार्ज डेंसिटी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। हम्म, इन केस ऑफ पोटेशियम,
द inertial has a capacity of 18 electrons but only 8 electrons are filled. Hence, there is a large increase in size, leading to a decrease in density. Leading to a decrease in density. ठीक है? Is that clear? अब सवाल आता है, अब यहां पर जब इसकी बात करेंगे, इसकी, तो कैल्शियम मैग्नीशियम हमने फिर से एक्सप्लेन कर दिया, यही रीजन हम यहां पे भी चिपका देंगे. अब बात आती है बेरिलियम की मैग्नीशियम से ज्यादा क्यों है. ठीक है? अब यार बेरिलियम के साथ हम ये चिपका नहीं सकते, तो हम कहते हैं क्या करते हैं, हम कहते हैं यार किसी भी चीज की डेंसिटी ज्यादा करने के दो तरीके होते हैं. एक, उसका पार्टिकल हैवी कर दो. दूसरा, पार्टिकल लाइट है, उसे ठूस ठूस के पैक कर दो. ठीक है? Beryllium has a covalent lattice and it has a very high efficient packing, and that's a fact. डेंसिटी ज्यादा हो गई. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी की हमने बात कर ली. अब हम बात करेंगे एक चीज की जिसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी की. सॉल्युबिलिटी. ठीक है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सेम है बेटा, सोडियम पोटेशियम वाला. साथ ही साथ तो है ये दोनों भी. अच्छा, अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की. सॉल्युबिलिटी. जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, हम बेसिकली दो सॉल्युबिलिटीज की बात करते हैं. हम जब भी कोई पूछता है सॉल्युबल है या नहीं है, तो हम दो सॉल्युबिलिटीज की बात करते हैं. एक सॉल्युबिलिटी इज वेदर द सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन वाटर और नॉट. ठीक है? पहली बात हम सॉल्युबिलिटी की ये करते हैं. दूसरी, वेदर द सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और नॉट. ये दो सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं. ठीक है? ऐसा नहीं कि सॉल्युबिलिटी सिर्फ यही दो होती है, सॉल्युबिलिटी बहुत सारी होती है, लेकिन हमारे कोर्स में हम इन दो चीजों की बात करते हैं. जब भी हम बोलते हैं ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, ऐसे ही बोलते हैं ना. ठीक है? तो सबसे पहले जब हम सॉल्युबिलिटी वर्ड की बात करते हैं, तो हम किस चीज को सॉल्युबल बोलेंगे, ये भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा. व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्युबल. इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने सॉल्युबल की डेफिनेशन की बात की थी.
A substance of which we can make a solution of 0.1 molar or higher is called soluble. ये डेफिनेशन मैं आपको लिखवा चुका हूं, बता चुका हूं, तो ये आपको याद रखनी है. अगर हम 0.01 और 0.1 के बीच में कंसंट्रेशन बना सकते हैं तो इट इज कॉल्ड पार्शियली सॉल्युबल, और अगर 0.01 भी नहीं बनता तो वी कॉल इट स्पेरिंगली सॉल्युबल, जिसको हम नॉर्मली इनसॉल्युबल बोल देते हैं. इज इट क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं कि कोई सब्सटेंस पानी में सॉल्युबल क्यों होगा. सॉल्युबल का मतलब उसका 0.1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बन सकता है, तो हम बोलेंगे सॉल्युबल है. अब जब हम पानी में किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो कोई भी चीज पानी में सिर्फ दो ही रीजन की वजह से सॉल्युबल हो सकता है. मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है. अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, द थिंग इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है? इट माइट बी स्पेरिंगली सॉल्युबल बट इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी सॉल्युबल. और दो रीजन क्या है, आई थिंक वो भी मैंने तुम्हें आपको लिखवा रखे हैं. For any substance to be soluble in water, it must satisfy at least one of the two conditions. One, it should be able to form hydrogen bonds with water. Okay. Second, it should be able to dissociate in water to form ions. Yes. Those ions are going to have ion dipole interaction with water, and those interactions will be able to break the lattice and the hydrogen bonds of water. तो ही वो डिसॉल्व हो सकता है. अगर कोई सब्सटेंस पानी से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता और वो पानी में डिसोशिएट करके आयंस भी नहीं बना सकता तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता. खत्म. ठीक है? और जहां तक हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड की बात करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं, बेंजीन की बात करते हैं, टोलुइन की बात करते हैं, तो उनमें अगर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व होना, पहली चीज इट हैज टू बी मॉलिक्यूलर. मॉलिक्यूलर कोवलेंट सब्सटेंस, पहली चीज. आयनिक सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होते. मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कोवलेंट ही होते हैं भाई. ठीक है? एंड सेकेंड, इट्स मॉलिक्यूल शुड नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल. अगर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो डिसॉल्व नहीं होगा, बहुत छोटा होगा तो डिसॉल्व नहीं होगा. जैसे मीथेन डिसॉल्व नहीं होता, प्लास्टिक डिसॉल्व नहीं होते. मीथेन बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, प्लास्टिक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है. क्या? फर्स्ट थिंग, इट हैज टू बी अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस. मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस आर कोवेलेंट सब्सटेंस, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है. फर्स्ट इट शुड बी अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस. नहीं, सिर्फ कोवेलेंट सब्सटेंस मॉलिक्यूलर होते हैं. ठीक है? क्लियर? ओके. अब हम बात कर रहे हैं मेटल्स की सॉल्युबिलिटी की. मेटल्स की सॉल्युबिलिटी की एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, दीज मेटल्स कैन नॉट बी सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. नहीं डिसॉल्व होंगे. केरोसिन में, बेंजीन में नहीं डिसॉल्व होंगे. एंड दैट इज द रीजन व्हाई सोडियम, पोटेशियम आर पुट अंडर केरोसिन. दे हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर वेपर एंड वाटर, तो इस वाटर से बचा के उसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है, डुबो के रखा जाता है. एंड लिथियम इज पुट रैप्ड इन पैराफिन वैक्स. लिथियम को केरोसिन में नहीं रखा जाता. कोई बता सकता है केरोसिन में लिथियम को क्यों नहीं रखा जाता? सोडियम में भी लग जाएगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? किसकी? ओके, उससे क्या होता है? यही आंसर है. लिथियम की डेंसिटी केरोसिन से कम है, सोडियम पोटेशियम की ज्यादा है. तो सोडियम पोटेशियम केरोसिन में डूब जाते, तो केरोसिन ऊपर आ जाता है, तो पानी से बचाने का पर्पस सॉल्व हुआ ना.
लिथियम को आप केरोसिन में डालोगे ऊपर ही तैरता रहेगा, कहां बचेगा वो, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है वो। तो इसलिए उसको पैराफिन वैक्स में, सॉलिड पैराफिन वैक्स में रैप करके रखा जाता है, अच्छी तरह दबा के। ठीक है, ओके। अब चलो बात करते हैं हम, ये तो समझ में आ गया कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होंगे मेटल्स। Alkali metals, alkaline earth metals are not soluble in non-polar organic solvents या non-polar solvents. Non-polar organic solvents या सीधा सीधा non-polar solvents लिख दो, वो भी चल जाएगा। मैंने अभी वो भी नहीं कहा, मैंने वो भी नहीं कहा अभी कि डिसॉल्वेबल इन वाटर। बेटा सीधी सी बात ये है कि अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड्स हैं, एटम्स में सेपरेट करोगे, मॉलिक्यूल्स इनके हैं नहीं, तो बहुत छोटे एटम्स हैं, डिसॉल्व होगा नहीं। ओके, चलिए अब आती है बात पानी में। किसे डालें पानी में, सोडियम को डाल दें? जल जाएगा वो अलग बात है, हमें तो डिसोल्यूशन से मतलब। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमने कोई सब्सटेंस पानी में डाला, अच्छी तरह घुमाया, क्लियर सॉल्यूशन मिल गया, हमें कैसे पता वो डिसॉल्व हुआ है या रिएक्ट हुआ है? चेंज इन टेम्परेचर तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाल दोगे तो भी आ जाएगा। मेरे पास एक बहुत छोटा सा क्राइटेरिया, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, मेरा ही बनाया हुआ क्राइटेरिया है। छोटा सा क्राइटेरिया ये है, भाई आपने पानी में डाला कोई सब्सटेंस, मिलाया, घुल गया, क्लियर सॉल्यूशन मिल गया, अब पानी को इवेपोरेट होने दो। पानी को इवेपोरेट होने के बाद जो तुमने डाला था वही वापस मिल गया तो डिसॉल्व हुआ था, कुछ और मिल गया तो रिएक्ट हो गया, सिंपल। जो डाला क्या था तुमने? नहीं, जो डाला था वही मिलना चाहिए भाई। नहीं, तुमने पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर दिया, तुमने कहा इवेपोरेट हो जाए, पता चला कार्बन डाइऑक्साइड इवेपोरेट हो गई पानी से पहले। हाँ, वो मीठी हो जाती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मीठी लिमका पीना ज्यादा पसंद होता है। कोई बात नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ, एरिएटेड ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ। खैर लोगों की अपनी पसंद है, हम कौन होते हैं किसी की पसंद को अपने पे थोपने वाले या अपनी अपनी पसंद को किसी और पे थोपने वाले? जिसकी जो मर्जी है वो करे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर की। तो अब हम बात करते हैं, लेट अस से हम सोडियम को पानी में डालते हैं। जब हम सोडियम को पानी में डालते हैं, Na को हमने पानी में डाला, Na सॉलिड है, ठीक है। जब सोडियम को हमने पानी में डाला, देन इन दैट केस दिस सोडियम ऐसे तो डिसॉल्व होगा नहीं, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। भाई देखो, अगर हम सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे पहले सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास है सॉल्यूट, सॉल्यूट बॉन्ड है, इनको ब्रेक करके हमें सॉल्यूट बनाना पड़ता है डिसॉल्व करने के लिए। फिर हमारे पास सॉल्वेंट सॉल्वेंट बॉन्ड है, इसे ब्रेक करके हमें सॉल्वेंट बनाना होता है। फिर ये दोनों जुड़ते हैं तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ अटैच होता है और बनाता है सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये भी तोड़ना है, ये भी तोड़ना है, तब सॉल्यूशन बनेगा ना। तो यहां पे हमें पानी को तो हमें हर केस में तोड़ना, तो उसकी बात हम करेंगे नहीं। फिलहाल हम सोडियम सोडियम को तोड़ने की बात करते हैं। सोडियम और सोडियम के बॉन्ड को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो सीधी सी बात है, सोडियम के बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो हम सोडियम को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मेटल्स के लिए इस एनर्जी को हम तीन नाम से जानते हैं।
There are three names for this energy. सोडियम कन्वर्टिंग टू सोडियम गैशियस, इसे आप लिख सकते हो डेल्टा एच सब्लिमेशन। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो डेल्टा एच एटोमाइजेशन, आप इसको लैटिस एनर्जी भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, स्टूडेंट बहुत खतरनाक हो गए हैं आजकल, ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि मैं खुद शॉक्ड रह जाता हूं कि ये सवाल पूछ कैसे लिया। डिड आई टेल यू, मेरे को रिसेंटली किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा, सर O2 नेगेटिव क्या न्यूट्रल है? उसने सवाल पूछा, इज O2 नेगेटिव न्यूट्रल? मेरे भाई, जब तुम खुद ही बोल रहे हो नेगेटिव है, तो ये सवाल कहां से आ गया न्यूट्रल है? ऐसा सवाल मुझसे पूछा गया। We were talking about charges. We were talking about charges at that time. And then वो सवाल पूछने के बाद दूसरे स्टूडेंट ने पूछा, सर इसने सवाल क्या पूछा? मैंने कहा ये, तो कहता अच्छा इसका आंसर क्या है? हाँ। तो यहां पर इस सवाल का जवाब आया। अब सवाल हुआ कि सोडियम सॉलिड को सोडियम गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी देता कौन है? देन रिमेंबर, सबसे पहली चीज, हम सारे के सारे सोडियम को सोडियम गैसेस में कन्वर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, ओके। सवाल पता क्या बहस हुई थी? बहस ये हुई थी, सर हम तो सोडियम को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, गैसेस कैसे बन गया? मैंने कहा भाई, मैंने कहा नहीं, बर्न नहीं कर रहे भाई, हम बात कर रहे हैं, हम सोडियम एटम्स को सेपरेट कर रहे हैं। जब हम किसी एटम्स को सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो दैट स्टेट इज गैसियस स्टेट। यहां पर हम सोडियम को इवेपोरेट करके पानी में नहीं डाल रहे हैं, हमने सोडियम को पानी में डाला है, और पूरा का पूरा सोडियम टूट नहीं जाता। यहां पे हमारे पास सोडियम का पूरा बल्क है। सुनो सुनो, सोडियम का बल्क है, ठीक है। सोडियम के बल्क में से सोडियम का एक एटम अलग हो जाता है, और ये एक एटम जो रिएक्शन शो करना चाहता है वो कर देता है। फिर दूसरा एटम टूटता है, वो रिएक्शन शो करता है। फिर तीसरा एटम तोड़ता है, फिर रिएक्शन शो करता है। एक एक करके एटम टूटते चले जाते हैं, रिएक्शन होता चला जाता है। पूरा का पूरा सोडियम का बल्क एक बार में नहीं टूटता, लेकिन एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, यहां की अगर टोटल एनर्जी ऐड कर दोगे तो वो इसके बराबर हो जाएगी ना। ठीक है, बस वो हमने यहां लिख दिया है, वो अलग चीज है, उसका रिएक्शन ही अलग है। वो तो डिस्प्रिन की गोली जब पानी में डालते हो, डिस्प्रिन की नहीं, हाँ डिस्प्रिन की गोली जब पानी में डालते हो, डिस्प्रिन कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद सिट्रिक एसिड एंड अलॉन्ग विद सोडियम, ये कौन सी है ये, एस्पिरिन। एस्पिरिन का सॉल्ट होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्पिरिन। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बबल्स बनाता है और सेपरेट हो जाता है। हेलो, मैं क्लास में हूँ। हाँ,
अब तो यहां पर हमने इन सबको जोड़कर बता दिया इतनी एनर्जी आपको देनी है, ठीक है। सोडियम गैसेस बना दिया आपने। गैसेस सोडियम बनाने के बाद आप, बेटा हम बता रहे हैं कि पानी के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या, जो पानी के साथ डिसॉल्व होगा तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या स्टेप्स होंगे। वही थर्मोडायनामिक्स वाली बॉर्न हार्बर साइकिल बना रहे हैं हम, स्टेप्स लिख रहे हैं, या हेस लॉ बना लो, जो मर्जी करो, स्टेप्स लिख रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, देखो पानी के अंदर कोई सब्सटेंस अगर डिसॉल्व होता है तो हमें उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये बना नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चलो इसको आप दे दो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे तो ये बन जाएगा Na+ गैशियस अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन। अब मुझे नहीं समझ में आता इलेक्ट्रॉन को मुझे गैशियस लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, तो इसलिए मैं सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन ही लिख रहा हूं, गैशियस नहीं लिख रहा इसके साथ। यार मैं कह तो रहा हूं ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या लिखूं, तो मैंने बोल दिया। अब हर चीज तो मुझे नहीं पता होगी ना। खैर एनीवे, सोडियम आयन को मैंने गैशियस लिख दिया, इट इज आइसोलेटेड आयन। अब द नेक्स्ट स्टेप वुड बी दैट हियर इट रिएक्ट्स विद वाटर, यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है और ये बना देता है Na+ aqueous. Now here the energy change would be something called the hydration energy. I believe you understand what the hydration energy is. Hydration is when the water molecule attaches to a species by the hydrogen bond, coordinate bond, or ion dipole interaction. That means water molecule is not destroyed, it remains as it is. सब्सटेंस को वो सराउंड कर लेता है, इसे हाइड्रेशन बोलते हैं। वाटर के लेयर्स बनते चले जाते हैं, वो हाइड्रेशन स्फीयर बन जाता है और इस लेयर के बनने में, हर बॉन्ड के बनने में एनर्जी रिलीज होती है। तो हाइड्रेशन के होने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोल दिया जाता है। तो दैट्स व्हाट हियर इट इज। नाउ ये Na+ एक्वस बन गया और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्वस भी बनना चाहिए, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम किसी भी मेटल को पानी में डालेंगे यही स्टेप्स होंगे, चाहे लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, आयरन हो, जो मर्जी हो, यही स्टेप्स होंगे। क्लियर? और सब में ये वाला स्टेप भी होगा, ठीक है, ये वाला स्टेप भी होगा सब में। अब इंपॉर्टेंट बात, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबीडियम आयन, लिथियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इन सबकी हाइड्रेशन एनर्जी डिफरेंट है, सबकी एनर्जी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये तो लिखनी पड़ेगी हमें, पर दिक्कत ये है इलेक्ट्रॉन तो कहीं से भी आए सेम ही है, तो ये तो सब में सेम है। जब सब में सेम है, पता है सब में होना है, तो हम लिखें क्यों? ये लिखते ही नहीं है। हाँ, कहीं पे भी नहीं लिखते, ये वाला स्टेप कहीं नहीं लिखा जाता जबकि होता है, क्योंकि मैं लिखना चाहता हूं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये भी होता है, ठीक है। पर ये लिखते नहीं है, क्योंकि अभी तुम बोलोगे, अभी मैं बताता हूं तुम्हें, तुम क्या कहोगे, यहां पे आपने सोडियम को सोडियम गैसेस बना दिया, ठीक है, यहां पे सोडियम गैसेस को सोडियम आयन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, सोडियम आयन को आपने एक्वस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जब सोडियम गैसेस को सोडियम आयन में कन्वर्ट किया था तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, वो गया कहां? वो यहां है, वो यहां है, पर ये सब में कॉमन है, तो इसलिए हमने उसकी बात ही नहीं की। When we want to find the difference between the two, why should we talk about similarities? ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे पास। चलो, ये हुआ सोडियम का डिसोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। अब देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा सिंपल सा सीधा सीधा एग्जांपल है। अ पर्सन गोज टू द डिस्कोथेक, डिस्कोथेक, डिस्को में, हाँ, डिस्को बढ़िया है। अ पर्सन गोज टू द डिस्को along with his girlfriend,
His girlfriend is extremely beautiful, extremely smart, talented, everything. जो भी आप सोच सकते हो वो है. But she is extremely possessive. ठीक है. अब ये लड़का गर्लफ्रेंड के साथ डिस्कोथेक में जाता है. वहां पे उसको दिखता बहुत लोग हैं. ठीक है. अब गंदे लोगों की गंदी आदतें होती है इधर उधर नजर मारने की. अब वो पॉजेसिव है, वो पकड़ के बैठी हुई है, तू कहीं नहीं जाएगा. अब वो जाना चाहता है, वो डांस करना चाहता है. ठीक है. वो कहता है तू बैठ में आया. ठीक है. उसको बैठाता है, चला जाता है डांस करने के लिए. अब उसको बहुत सारे लोगों ने घेर रखा, लोगों ने, लुगाइयों ने, जो भी घेर रखा, वो घुरा हुआ है. ठीक है. वो डांस कर रहा है. हियर शी इज फ्यूमिंग, गुस्से में है. एंड शी इज ब्यूटिफुल, शी इज स्मार्ट. इट इज वेरी ऑब्वियस कोई ना कोई उसे अप्रोच करेगा. ठीक है. अ पर्सन अप्रोचेस, सेज, हे लेडी वुड यू लाइक टू डांस विद मी. लेडी जवाब देती है, देखो ऐसा है, आई एम रेडी टू डांस विद यू, बट ओनली वन कंडीशन. डू यू हैव योर पार्टनर? डू यू हैव अनदर पार्टनर विद whom यू हैव कम? भाई स्टैग एंट्री अलाउड नहीं है उस डिस्को में. सारे के सारे कपल्स आए हुए हैं. ठीक है. कपल्स आए हुए हैं तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी पार्टनर के साथ आया हुआ, अकेला तो आया नहीं है. तो कहता है यस आई एम विद माई पार्टनर. एंड द लेडी रिप्लाइज, यू हैव टू लीव योर पार्टनर and you have to come along with me, and you have to leave the disco immediately with me. बात खत्म. या तो करना है तो ऐसे बात कर, नहीं तो बात कर. आई एम वेरी पोजेसिव. शी इज द मोस्ट स्मार्ट गर्ल. क्या होगा? ठीक है. दिस लेडी goes with this person who approaches her and moves out of the discotheque. ठीक है. हो गया. पार्टी खत्म होती है. जो बंदा गर्लफ्रेंड को लेकर आया था, पार्टी खत्म होती उसको आता तो मैं तो गर्लफ्रेंड के साथ आया था. ढूंढता है, गर्लफ्रेंड गायब. ठीक है. जिसके पार्टनर को वो गर्लफ्रेंड लेके चली गई, वहां से आवाज आती है, आई एम हियर, नाउ व्हाट? अब सुनो कैसे ये फिट होता है. दैट गाय इज सोडियम. डिस्को में गया, डिस्को इज वाटर. ठीक है. बहुत से लोग डांस कर रहे हैं, कौन? वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. सोडियम wants to get surrounded by water molecules. यहां पे बड़े सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं ऑक्सीजन साइड से, बन गया हाइड्रेशन स्फीयर्स का. इलेक्ट्रॉन निकल गया. इलेक्ट्रॉन इज नॉट चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन इज चार्ज. इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी का कंपैरिजन नहीं है, वो खुद चार्ज है. ठीक है. सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत एनर्जी लगती है. सोडियम से निकालने में बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन एनी बॉन्ड एनर्जी. किसी भी बॉन्ड एनर्जी से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है. ठीक है. क्लियर? नहीं छोड़ता इलेक्ट्रॉन आसानी से, जबरदस्ती निकाल दिया, क्योंकि सोडियम को वाटर के साथ डांस करना था. खुंदक में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब इस इलेक्ट्रॉन के पास वाटर आता है. हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करता है. वुड यू लाइक टू डांस विद मी? वुड यू लाइक टू हैव द हाइड्रेशन स्फीयर अराउंड यू? इलेक्ट्रॉन कहता है या तो मेरे साथ चल या बाहर में जा. ठीक है.
ऑक्सीजन हाइड्रोजन को वैसे ही तंग किए हुए है, ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन के पास हाई पॉजिटिव चार्ज है, वो पहले इससे परेशान है। इलेक्ट्रॉन कहता है मैं तेरे साथ चल रहा हूं, हाइड्रोजन कहता है वेरी गुड। ऑक्सीजन को कहता है भाड़ में जा तू, तेरा इलेक्ट्रॉन पकड़ इसको, मैं तो चला इलेक्ट्रॉन के साथ। ये गया, ये बन गया H2, जिसको छोड़ के चले गए। ठीक है, ठीक है, पार्टी हुई खत्म, वाटर हो गया इवेपोरेट, सोडियम आयन बचा, उसने ढूंढा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन तो जा चुका, बचा क्या है OH माइनस। सोडियम आयन कहता भाई कहाँ हो इलेक्ट्रॉन, OH माइनस कहता इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन लेके चला गया, तेरे को अपना चार्ज बैलेंस करना तो मेरे साथ चल। समझ आया? अब डाला क्या था, सोडियम, मिला क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी मेटल, कोई भी मेटल पानी में डिसॉल्व नहीं होता, या तो इनर्ट रहता है या रिएक्ट करता है। और रिएक्ट क्यों करता है, मेटल आयन नहीं करता, इलेक्ट्रॉन एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए रिएक्ट करता है। ये बात समझ में आई? इससे हमें क्या सीख मिलती है, मिल गई बस। समझ आई ये बात? नाउ अब ये सोडियम इतना बदतमीज है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़े बिना मानेगा नहीं, ये कहीं भी जाएगा इलेक्ट्रॉन को भगाएगा। है ही आयनिक बॉन्ड बनाने वाला, आयनिक बॉन्ड होते ही कैसे नोवा है, एक से काम चलता नहीं इनका, 10-12 होते हैं इनके आसपास। आयनिक है ही यही लैटिस, एक आयन पॉजिटिव चार्ज एक है, लेकिन एक नेगेटिव के साथ अटैच नहीं है, सारे नेगेटिव घेर रखे हैं उन्होंने। आयनिक होता ही यही है, कोवेलेंट इज मैरिज प्रॉपर। ठीक है, सोडियम ने पंगे लेने ही लेने। अब सोडियम क्या चाहता है, यार जब मैं वापस आऊं ना तो मेरे को इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। ठीक है, अब वो ऐसा सिस्टम ढूंढता है जहां पर जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चलने के लिए बोले तो हाइड्रोजन मना कर दे। लेकिन ऐसा डिस्को ढूंढता है वो, जहां पे जब इलेक्ट्रॉन बोले चल मेरे साथ, तो हाइड्रोजन बोले सॉरी मैम आई एम नॉट गोना गो विद यू। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? देखो, इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। इलेक्ट्रॉन के चार्म को या तो कोई न्यूट्रल हो, मतलब कि कैलिबर ही ना हो, कैपेसिटी ना हो कुछ करने की, न्यूट्रल हो तो बात अलग है। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के चार्म को नहीं बर्दाश्त कर सकता, इलेक्ट्रॉन अपना काम कर जाएगा। नहीं, अब हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिएक्ट तो कर जाएगा अगर सफिशिएंट टाइम मिल गया तो हम बस इसको डिले कर सकते हैं, प्रिवेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब डिले कैसे करें? डिले करने का सीधा सीधा तरीका, यहां पे हाइड्रोजन एकदम से कूद के क्यों भाग गया था, क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा था। अगर हम किसी तरीके से इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज को कम कर दें, कम, जीरो नहीं, अगर जीरो कर दिया तो हाइड्रेशन ही नहीं होगा, सॉल्वेशन ही नहीं होगा, फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि इसे करना है, कम करना है, पॉजिटिव चार्ज को कम करना है, पॉजिटिव चार्ज को कम करना है, जीरो नहीं करना। अब पॉजिटिव चार्ज को कम करने का तरीका क्या है, ये जिस स्पीशी के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कर दो, कम कर दो, जीरो नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही है, बट हम ऑक्सीजन के अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां पर डाल देंगे अमोनिया,
ना, न्यूट्रल नहीं है अभी भी। यहां पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है। हम सोडियम को डिसॉल्व करना चाहते थे। अब हमें ये पता चल गया सोडियम पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, पानी के साथ रिएक्ट होगा। तो हम पानी की जगह कुछ ऐसा चीज ढूंढना चाहते हैं जिसमें सोडियम डिसॉल्व हो जाए। ये पता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोडियम डिसॉल्व नहीं हो सकता, होगा तो डिसॉल्व पोलर में ही होगा, नॉन पोलर में हो नहीं सकता। पोलर के साथ पंगा ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ बैंड बजा देता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अमोनिया ट्राई किया। अब अमोनिया में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब इस हाइड्रोजन को बोलेगा चल मेरे साथ, तो ये हाइड्रोजन थोड़ा सोचेगा। नाइट्रोजन उतना बेदर्द नहीं है जितना ऑक्सीजन। वह खींचता है, लूटता है, बट वही बात है यार, हमारी गवर्नमेंट ना 40% टैक्स लेती है। दूसरा कहता है यार मेरी गवर्नमेंट अच्छी है, सिर्फ 10% लेती है। लेती दोनों गवर्नमेंट है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये अमोनिया जो है, हाइड्रोजन जो है, ये जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को बोलता है कि यार चल मेरे साथ, तो हाइड्रोजन कहता है यार सोच के बताऊंगा। अब देखो ये हमारे पास इतने एटम्स है, वो सोचने का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा स्टेबल। वो हल्का सा डिफरेंस होता है बेटा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। वो एक बार सोच के बताऊंगा, उतनी देर में अपॉर्चुनिटी गायब हो जाती है। ठीक है, अब उतना सोचने में कुछ टाइम तक ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया से सराउंडेड सिस्टम में बच जाता है कुछ देर के लिए। मैं कुछ देर तक रिएक्ट नहीं करता, ऐसा नहीं, अल्टीमेटली करेगा, अल्टीमेटली करेगा, लेकिन कुछ देर के लिए रुक जाएगा। और ये कुछ देर हमारे लिए बहुत हो जाती है। इतना हो जाता है कि हम इस सिस्टम को स्टडी कर सकें, इतना हो जाता है। अब ये समझ लो कि अगर मैं प्योर अमोनिया में सोडियम को डिसॉल्व करता हूं, प्योर अमोनिया में। अच्छा, अमोनिया में एक और फायदा है, वो ये है कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट -20 डिग्रीज है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है। तो वाटर का अगर मैं सॉल्यूशन बनाता हूं तो 0 to 100 डिग्री के बीच में बनाना पड़ेगा। अमोनिया का मैं -40 पे बना दूंगा। अगर -40 होगा तो सिस्टम में एनर्जी कम है। ठीक है, तो एक और बात ये आ गई। दूसरा, ये वाला बॉन्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन कम है। तो सोडियम अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है। मतलब कि आप उस डिस्कोथेक में लेके गए जहां पे आपके बहुत लॉयल दोस्त हैं, जो आपकी गर्लफ्रेंड को देख के भी कहेंगे भाभी जी नमस्ते। लेकिन वो अल्टीमेट बात ये है कि कोई ना कोई दोस्त गद्दारी कर जाएगा, कभी ना कभी तो करेगा। मतलब कि अगर यहां पे आपने छोड़ दिया, तो देखो पर डे 1% के हिसाब से ये डिसोशिएट होता है, 1% पर डे। बट हमें कौन सा इसको बना के इसको देखना है भाई। डिस्कोथेक में 2-3 घंटे डांस करके बाहर निकलो, 4 दिन के लिए थोड़ी ना छोड़ना है। ठीक है, तो दिस सोडियम actually dissolves in ammonia. And how does it dissolve in ammonia? अब उसका स्टेटमेंट लिखें हम। हमारे पास है सोडियम सॉलिड, इसे हमने डाला X + Y NH3 में। ये लिक्विड है। मैंने X + Y क्यों लिखा है? बात सीधी सी है कि जब वाटर का हम एक्सेस लिखते हैं तो वाटर का एक्सेस हम एक्वस लिख देते हैं। अब अमोनिया का ऐसा कोई हमारे पास वर्ड नहीं है एक्सेस वाले के लिए। वी डोंट हैव एनी सच वर्ड फॉर अमोनिया। ठीक है, तो इसलिए मैंने X + Y NH3 लिख दिया। कोई भी एक एनी वेरिएबल भाई, जस्ट अ वेरिएबल, जस्ट अ नंबर। एंड व्हाट दिस नंबर वुड बी, हमारे पास Na+ बनेगा, इसको NH3X सराउंड कर लेगा, और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, इसको NH3Y सराउंड कर लेगा। मतलब कि अमोनिएशन स्पेयर जो बनेगा, सॉल्वेशन स्पेयर जो बनेगा, उसमें कितने अमोनिया, वो X और Y है। ठीक है, नाउ दिस इज अमोनिएटेड कैटायन
या आप ये कह सकते हो सॉल्वेटेड कैटायन, एंड दिस इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक बात देखो, सॉल्वेटेड कैटायन तो पता नहीं कितने सॉल्यूशंस में है, कोई भी आयनिक सब्सटेंस डिसॉल्व करते हो सॉल्वेटेड कैटायन बन जाता है, बड़े सारे सॉल्यूशन में है वो। लेकिन ये जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, वो इस सॉल्यूशन के लिए यूनिक है। ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन किसी और सॉल्यूशन में मिलता ही नहीं है, और किसी सॉल्यूशन में होता ही नहीं, रिएक्ट कर जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अमोनिएटेड कैटायन, अमोनिया सॉल्वेटेड कैटायन तो बहुत है, पानी में डाल दो सोडियम क्लोराइड, कैटायन सॉल्वेटेड बन गया। तो ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये सिर्फ इस सॉल्यूशन में मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और किसी के साथ रुकेगा नहीं। अगर नॉन पोलर है तो इलेक्ट्रॉन बनेगा ही नहीं, पोलर है तो रिएक्ट कर जाएगा। ये अमोनिया ही सॉल्यूशन है जो बीच में टंगा हुआ है, इतना स्लो रिएक्ट कर रहा है रिएक्ट, लेकिन इतना स्लो कर रहा है कि हम इसको स्टडी कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस यूनिक अवेलेबिलिटी, दिस सॉल्यूशन ऑल्सो हैज यूनिक प्रॉपर्टीज जो किसी और सॉल्यूशन में नहीं होती। The properties of these solutions, unique properties of these solutions are due to ammoniated electron. ठीक है, the liquid ammonia solution of alkali and alkaline earth metals contain ammoniated electrons. Liquid ammonia solution of alkali and alkaline earth metals the liquid ammonia solutions of alkali and alkaline earth metals contain ammoniated electron which give their unique properties. ठीक है, फाइन। अब वो यूनिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, थिंक ओवर। रिएक्टिविटी इन व्हाट सेंस, किस तरह के रिएक्शन में रिएक्टिविटी? परफेक्ट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर इस रिएक्शन को कहते क्या है? अरे इस रिएक्शन की अरे इस रिएक्शन की कैटेगरी क्या है? यस, रिडॉक्स में कौन सा? अबे यार रिडॉक्स बोल रहा है, फिर एसिडिक बेसिक में कूद गया। एवरीवेयर एवरी प्लेस रिएक्शन इज नॉट नेसेसरी। हाँ, रिडॉक्स है, रिडॉक्स में ये सब्सटेंस क्या कर रहा है? ये क्या करेगा किसी दूसरे सब्सटेंस को? रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ये सब्सटेंस क्या करेगा किसी दूसरे को? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन। देखो हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं ना।
इसमें इस सॉल्यूशन में देखो, एक बात समझो, ठीक है? अगर तुम्हें किसी की गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए लेके जाना है, अपनी नहीं किसी और की, तो तुम्हें पहले उससे अलग करना पड़ेगा ना, उसकी गर्लफ्रेंड को करना पड़ेगा ना, तभी तो तुम उसको घुमाने के लिए ले जा पाओगे। द प्रॉब्लम इज हेयर, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पहले से ही अलग कर रखा है। अब तो कोई भी घुमाने ले जाएगा ना। तो बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है, सुनो, अल्कली मेटल्स देमसेल्व्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिख लिया है इनकी प्रॉपर्टीज में, ठीक है? ये सॉल्यूशन उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, so these solutions are very strong reducing agents. ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने, पहला ऑब्जर्वेशन ऑब्वियस था। दूसरा क्या हो सकती है और कैरेक्टरिस्टिक? इलेक्ट्रॉन खुले हैं, दौड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो क्या होगा? जनरेट नहीं, कंडक्ट। These solutions are very good conductors of electricity. बेटा देखो, कुछ ऑब्जर्वेशन की बात है ना, देखो, अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करता हूं तो उसकी कंडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो इनकी कंडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। इनकी कंडक्शन लिक्विड मेटल से कंपेयर हो जाती है, जैसे मर्करी। तो सॉल्यूशन बीइंग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कॉमन, so these are the solutions which are good conductors of electricity, something similar to molten metal, क्योंकि यहां पे भी वही कंडक्शन का मेथड हो गया जैसे मेटल का होता है। so that's the second characteristic, they are very good conductors of electricity. नहीं 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 बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? सोडियम आयन की थोड़ी ना है। अल्कली एंड अल्कलाइन लिखा है आपने बेटा, सोडियम का एग्जाम्पल लिया, मैंने भी सोडियम का एग्जाम्पल लिया है ना। लिथियम भी बनाता है, पोटेशियम भी बनाता है। बेटा बेटा प्रॉपर बात ये है, द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहला प्री क्वेश्चन है, पहले का क्वेश्चन, प्री कंडीशन जिसे बोलते हैं। अबे डिसॉल्व तो हो पहले, डिस्कशन डिसोल्यूशन का हो रहा है, डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थोड़ा मुश्किल से डिसॉल्व होते हैं क्योंकि उनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, अल्कली मेटल सारे डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, ठीक है, द सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, एंड आई विल आस्क यू दैट, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये सॉल्यूशन, do you think these solutions are going to be paramagnetic or diamagnetic? Remember what is paramagnetic? Remember what is paramagnetic? The substances which contain at least one unpaired electron are paramagnetic. जिन substances में कम से कम एक unpaired electron है वो paramagnetic है, ठीक है? Okay, the substances in which all electrons are paired, they are diamagnetic. Please आंसर देने से पहले थोड़ा सा सोच लेना। एक्स वेरिएबल है बेटा, वो तो जैसे हाइड्रेशन स्फीयर में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे को काउंटेड नहीं है ना, वैसे यहां पे अमोनिया मॉलिक्यूल काउंटेड नहीं है, तो मैंने वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब कि बहुत सारे अमोनिया मॉलिक्यूल, और कुछ नहीं है। क्यों? एक ही सोडियम डाला था क्या? तो दूसरा सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो हर इलेक्ट्रॉन के आसपास NH3 है ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों नहीं होगा? वही तो मैं जानना चाह रहा हूं, क्यों नहीं होगा?
गार्ड क्यों करेगा उसको? अमोनिया को क्या मिल रहा है गार्ड करके? अमोनिया के ऑर्बिटल में है ना इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दूसरा तो छोड़ेगा ही। जितना आप सोडियम डालते जाओगे उतने इलेक्ट्रॉन बनते जाएंगे। किससे? बाहर क्यों आएंगे? अमोनिया तो उनको सराउंड करेगा ही करेगा। वही तो, सॉल्वेशन तो होना ही है, अमोनिएशन तो होना ही है। नहीं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। एंड द थिंग इज, तुम बोलोगे पैरामैग्नेटिक तो मेरा सवाल होगा क्यों, तुम बोलोगे डायमैग्नेटिक तो मेरा सवाल होगा क्यों। हो सकते हैं। वो 2 क्यों होंगे फिर? ये थोड़ी ना कि जो हो सकता है वो होगा। बेटा इसमें कोई चीज याद करने की बात ही नहीं है। चलो मैं एक लॉजिक पूछता हूँ, सीधा सीधा लॉजिक। इलेक्ट्रॉन पेयर होता ही क्यों है? क्या इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहता है? परफेक्ट। तो पेयर क्यों होता है? पेयर होता है ना, बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। यानी कि तुम कहना चाहते हो कि वो पेयर होना चाहता है। पेयर होके कहाँ जाना, जरूरत क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड भी क्यों बनता है? सवाल यही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर होता ही क्यों है, जबकि हमें अच्छी तरह पता है इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होना चाहता। स्पिन से मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट कई गुना ज्यादा है। तो फिर हमें क्यों लगता है? मैंने ये थोड़ी ना पूछा कि हमें क्या लगता है, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों होते हैं। एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं मैं तुमसे। देयर इज अ बस, ठीक है, एंड यू आर बोर्डिंग द बस, ठीक है, यू डोंट नो एनी पर्सन सिटिंग इन द बस, यू डोंट इवन लाइक दोज पीपल, यू डोंट लाइक, एक्चुअली यू डोंट लाइक इट। नाउ लोग चढ़ते चले जा रहे हैं, बस की सीटें भरती जा रही है। विल दे बी सिटिंग along with each other? Will they be sitting along with each other? Why? They don't like each other. वो तो एक एक सीट पे बैठेंगे, पेयरिंग क्यों होगी? Simple. When the number of people is Hund's rule of Wow principle. When the number of people is more than the number of seats, then only the pairing will take place. Obvious है तो, ठीक है। पेयरिंग सिर्फ तब होगी जब नंबर ऑफ पीपल आर मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ तब होगी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एंड दैट टू लो एनर्जी ऑर्बिटल। अब या तो लोगों के पास ऑप्शन ये है कि इस बस के अंदर सीटें शेयर करें या फिर अगली बस का इंतजार करें। डिपेंड्स। अगर किसी को ये बता दे, कई बार हमारे साथ होता है यार, ऐसे देखा मेट्रो, यार इस मेट्रो में बड़ी भीड़ है, कोई 2 मिनट में आ रही है, चल छोड़ अगली में चलेंगे। बट स्टिल, ठीक है, ठीक है, लेट अस से हम उस जगह पे खड़े हुए जहां पे मेट्रो बन के चल रही है या बस बन के चल रही है। अबे यार इस बस में भीड़ बहुत हो गई, चल कोई नहीं अगली आ रही है, 2 मिनट में आ रही है, चलते हैं। अब यार आधे घंटे में आएगी, चलिए ऐसी में लटक जाए।
द गैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स इज वेरी स्मॉल। चलिए ठीक है, अगले पे चलते हैं। भाई इतना गैप है, कौन जाएगा, चल पेयर कर लेते हैं। क्लियर? इट्स ऑल कंपैरिजन, इट्स ऑल केस में फायदा ज्यादा है। ठीक है, अब देखो हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, प्योर लिक्विड अमोनिया है, उसमें कई ऑर्बिटल्स हैं। उस प्योर लिक्विड अमोनिया में ऑर्बिटल्स का लेवल ये है 1 2 3 4 5 6, ऐसे बड़े सारे ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेवल है ये, इसके बाद नेक्स्ट लेवल है ये। ठीक है, हमने इस अमोनिया में सोडियम डाला, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, डलते ही चले गए, डलते 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 चले गए। पेयर्ड है अनपेयर्ड है? सोल्यूशन क्या होगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। हमने और सोडियम डाला, अब यहां जाना नहीं चाहता वो, अब क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म कम होता जा रहा है, 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 डायमैग्नेटिक बन गया, बन सकता है। किस, अब ये सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? डिपेंडिंग ऑन, डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। लो कंसंट्रेशन क्या है, पैरामैग्नेटिक। हाई कंसंट्रेशन क्या है, ये जो लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल्स हैं, दे कैन बी पैरामैग्नेटिक, दे कैन बी डायमैग्नेटिक डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, so low dilute solution, low concentration dilute solution are paramagnetic, but high concentration, that is more than 3 molar, become diamagnetic. That is the third characteristic. Any confusions there? ठीक है, now next thing, अगर हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब अगर हम इसको एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां छलांग मार सकता है, ट्रांजिशन शो कर सकता है, कर सकता है, लेकिन इतना एनर्जी दोगे तो इतनी एनर्जी दे देगा, ये एनर्जी है कम, ये विजिबल में फॉल कर जाएगी। अगर विजिबल में फॉल कर गई तो ये सॉल्यूशन कलर्ड हो जाएंगे। ठीक है, डीप ब्लू। ये फ्लेम टेस्ट नहीं है बेटा, लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इज डीप ब्लू इन कलर। यार उस दिन क्या हुआ, उस दिन टेस्ट कर रहे थे हम, टेस्ट का कलर डाल रहे थे तो सर साहब कहते हैं कि इसमें लाइट ब्लू लिख लो, इसे नेवी ब्लू लिख लो, कुछ शॉर्ट से मैं आर्टी कैसे कैसे फिल्म चल रहा मेरी ब्लू, रशियन ब्लू, ऐसे कलर्स हैं ना। मैंने दस तरह के दो ब्लू बता दिया, वो भी मैं डाल दूंगी कि बिस्मिल्लाह वो बता दिया वैसा डाल दूंगी। देखो बेटा, actually that's the difference between men. ये देखो, कलर ब्लाइंडनेस इज अ बीमारी, बट ये जरूरी नहीं है कि आदमी को कलर ब्लाइंड होना ही पड़ेगा कि वो कलर डिफरेंशिएट ना कर सके।
Men generally are not able to differentiate, and those who can, they are either the art teachers or they are the fashion designers. अबे वो क्या abnormal होते हैं? एक्चुअली कलर ब्लाइंडनेस के तो शादी में लोग वुमेन होते हैं तो हाँ, झेलते आदमी है, करती औरतें हैं. ओके, बेटा ये बताओ मत. आधे घंटे बाद नहीं बोला दी मैंने. ओके ओके, यहां आ जाओ बेटा. So the dilute solutions, the dilute paramagnetic solutions are deep blue in color. ठीक है, लेकिन concentrated solution में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर करेगा भी तो एनर्जी बहुत ज्यादा है. But these solutions are also not colorless, they are bronze colored. The dilute paramagnetic solutions, the dilute paramagnetic solutions are deep blue colored. The dilute paramagnetic solutions are deep blue colored, while the concentrated diamagnetic solutions अरे यार, concentrated diamagnetic solutions are bronze colored due to the presence of metallic clusters. ठीक है, ओके. हाँ, सिद्धांत आप कुछ कह रहे थे. कंडक्शन. ओके, आप क्या बता रहे थे? ओके, इन्होंने एक सवाल पूछा है. हमारे पास ब्लू कलर्ड सॉल्यूशंस हैं और हमारे पास ब्रॉन्ज सॉल्यूशन है. दोनों में से किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगी? ओके, उसने कहा कि जिसमें कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है. आप कह रहे हो पैरामैग्नेटिक. क्यों? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस से क्या लिंक? तो आंसर क्या होगा? ब्रॉन्ज और ब्लू. मेटलिक क्लस्टर, जैसे कि हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड का जो कलर है वो किसी ट्रांजिशन की वजह से नहीं है, उसके लैटिस की वजह से है. गोल्ड एंड कॉपर दे हैव डिफरेंट लैटिस अरेंजमेंट. तो क्यों? अबे सीधा सा आंसर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसमें कंडक्शन ज्यादा है. जितने ज्यादा चार्ज कह रहे हो उतना ज्यादा कंडक्शन. इतना सोचना क्या है बेटा? देखो उसने बोला कंसंट्रेशन, उसने बोल दिया ब्रॉन्ज, एंड यू सेड ब्लू. तो क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, क्वेश्चन आपने क्रिएट कर दिया. द मोमेंट आई फाइंड कि स्टूडेंट इज गेटिंग कंफ्यूज इन अ थिंग, मैं उसे ऑब्वियस तो नहीं ले लूंगा ना. फिर तो मैं पूछूंगा ना, मैं फिर उसको पिन चुभाऊंगा ना कि बेटा अब समझ. अब मैं ये जानने की कोशिश करूंगा तुमने ब्लू क्यों बोला. देखो, ये एक कॉमन मिस्टेक है. ये कोई ऐसा नहीं है कि देखो तुम जो करते हो ना, जब गलती करते हो तो सडनली स्टूडेंट सोचते हो यार मैंने गलती कर दी. अरे तुम यूनिक नहीं हो, तुमसे पहले बहुत लोग ये गलती कर चुके. समहाउ पीपल थिंक कि पैरामैग्नेटिज्म है तो यार कंडक्शन ज्यादा करेगा, एंड दे फेल टू रियलाइज दैट ऑल द गुड कंडक्टर्स आर डायमैग्नेटिक.
जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अच्छा कंडक्शन होगा। उसका पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से कोई लिंक ही नहीं है। समय के तो अपनी नींद ऐसे आ रही थी। She communicates without spoken language. Okay. Now, so that's what we have as paramagnetic and diamagnetic solution. That's what we have as the liquid ammonia solution of alkali and alkaline earth metals. ठीक है। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल, छोटा सा प्यारा सा। Sodium solution is deep blue in color. What do you expect the potassium solution to be? Deeper blue, lighter blue, or some other color? मतलब कि सीधा सीधा मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पोटेशियम के सॉल्यूशन का कलर सोडियम के सॉल्यूशन से डिफरेंट होगा या सेम होगा? दैट्स इट। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट तो जैसे सोडियम के साथ होगा पोटेशियम का भी हो सकता है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या कलर कम होगा? क्यों? ओके ओके। बेटा पहले तो मुझे ये आंसर दो कि सोडियम और पोटेशियम के सॉल्यूशंस का कलर सेम कंसंट्रेशन पर सेम होगा या डिफरेंट होगा? परफेक्ट, बिल्कुल सही। व्हाई दैट वुड बी डिफरेंट? वेरी गुड। सोडियम की आयनिक एनर्जी पोटेशियम से ज्यादा है। हाँ, तो मैंने वही बोला है। ठीक है, सोडियम की आयनिक एनर्जी पोटेशियम से ज्यादा है, तो सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, लेकिन ये बताओ मुझे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, सोडियम है कहाँ? हाँ, इस सॉल्यूशन में सोडियम कहाँ है? इलेक्ट्रॉन सोडियम में एक्साइट हो रहा है क्या? कहाँ हो रहा है? अमोनिया में। ये जो एनर्जी गैप है, क्या ये एनर्जी गैप सोडियम और पोटेशियम पे डिपेंडेंट है? तो कलर चेंज क्यों हो जाएगा? हाँ, अभी तो बताया था। जब इलेक्ट्रॉन्स की सराउंडिंग सेम है, वेदर इट इज सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अमोनियम और कैल्शियम, ब्रोमी, वॉट एवर इट माइट बी, कलर क्यों बदलेगा? अरे एक मजेदार बात बोली है, देखे आपने, लिखा है जो, these solutions are deep blue in color. When did I say it's sodium का solution? Sodium is an example. So that is what we have as liquid ammonia solutions of alkali and alkaline earth metal, उनकी properties। ठीक है, अब हम कलर की बात कर रहे थे, तो चलो कलर की, अब हम इनके सॉल्ट के कलर की भी बात कर लेते हैं। अब हमारे पास है सोडियम आयन। अब देखो, जब भी हम किसी सिस्टम के कलर की बात करते हैं, हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रा होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन, एक एमिशन। Why should it not be? ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर से मेरे को बोलना पड़ रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑब्वियस, द ऑब्वियस आंसर आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, चलो हम कलर ऑफ अल्कली मेटल्स आयंस की बात करते हैं, सॉल्ट्स की बात करते हैं। देखो हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रा होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन, एक एमिशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि लाइट पड़ती है, उसमें से कोई एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है, जो एब्जॉर्ब कर लेता है वो स्कैटर हो जाती है, जो नहीं करता वो दिखाई देती है, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। यानी कि अगर कोई ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है तो येलो दिखाई देगा, येलो एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू दिखाई देगा, रेड एब्जॉर्ब कर रहा है सियान दिखाई देगा, सियान एब्जॉर्ब कर रहा है रेड दिखाई देगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, नाउ सीधी सी बात यह है, और एक एमिशन होता है। एमिशन का मतलब ये होता है कि आप सिस्टम को एनर्जी देते हो इन एनी फॉर्म अदर देन लाइट,
वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, हायर एनर्जी लेवल पे जब लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड दैट इज ऑब्जर्व्ड एज कलर, अगर वो विजिबल रेंज में लाई करता है तो। ठीक है, तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा की बात है। हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। हमारे पास है सोडियम आयन। सोडियम आयन को अगर हम लाइट डालते हैं तो क्या वो एनर्जी कोई एब्जॉर्ब करेगा? सोडियम आयन नहीं करेगा। सोडियम का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया है, उसके उसके जो 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, एंड क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इस वजह से सोडियम आयन में से इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकता। तो सोडियम आयन अपने आप में कलरलेस है। और सोडियम आयन छोड़ो, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब के आयंस आउटरमोस्ट शेल द ऑक्टेट इज कंप्लीट। ठीक है, सो द आयंस देमसेल्व्स आर कलरलेस। और क्योंकि ये आयंस कलरलेस है, दैट इज व्हाई all the alkali and alkaline earth metal salts which do not contain a colored anion। अब भैया पोटेशियम परमैंगनेट चिल्ला दोगे तुम तो, सब पोटेशियम परमैंगनेट तो कलर्ड है। अब पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम की वजह से नहीं, परमैंगनेट की वजह से कलर्ड है। मैंने ये बोला कि all the first and second group salts which do not contain colored anion are colorless, transparent in solution and crystalline state, and white in the powdered state. Colored anion are colorless, transparent in the crystalline and solution state, and white in the powdered state. पाउडर स्टेट, वो पाउडर स्टेट में व्हाइट इसलिए होते हैं कि क्रिस्टल्स तो सारे कलरलेस ही हैं। जब लाइट पड़ती है तो पता है क्रश्ड पाउडर जो है व्हाइट हो जाते हैं। वो फिजिक्स का क्वेश्चन ज्यादा है, केमिस्ट्री का कम है। ठीक है, समझ आ गई बात? ओके, ये तो हो गया। अब बात करते हैं इनके फ्लेम कलरेशन की। हाँ, तो अब आपका वो इंफॉर्मेशन आई है कि सोडियम क्लोराइड को अगर फ्लेम में हीट किया जाए तो गोल्डन येलो कलर देता है। और आयोडीन का पिंक रहता है। आयोडीन, हाँ, हम आयोडीन नहीं, हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। आयोडीन होता है, सॉल्ट वाले सब में पोटेशियम, लिलैक, ब्लू वायलेट, लिथियम क्रिम्सन, रुबिडियम वायलेट, सीजियम ब्लू, बेरिलियम मैग्नीशियम कलर नहीं देते, कैल्शियम ब्रिक रेड देता है, स्ट्रोंशियम स्कारलेट रेड देता है, और बेरियम ऑक्साइड देता है, बेरियम क्लोराइड देता है एप्पल ग्रीन, फ्लैशेस ऑफ एप्पल ग्रीन। होल्ड ऑन, होल्ड लिए। नाउ व्हाई डू वी गेट द कलर नाउ? अब इसका सीधा सीधा जवाब होगा, when you heat the salt in the Bunsen burner flame, the electron absorbs the energy, moves to the higher energy level. When it comes back to the lower energy level, it's going to release off the energy which it has absorbed in the form of electromagnetic radiation, which fall in the visible region, and the system becomes colored. The problem is, which electron? किसका? बेटा मैं सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ। अभी तक तो अमोनिया में डुबकी लगा रहे हो।
सोडियम क्लोराइड। तुम्हें क्या लगता है मैं आंसर दे रहा था? आंसर ही तो दिया है। हाँ वही है। क्वेश्चन तो अब आया था, कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो आपके किसका? एलिमेंट कौन से? सोडियम क्लोराइड को हीट किया था। सोडियम क्लोराइड को ही तो यानी कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड सबका कलर सेम होगा क्योंकि तो क्लोराइड की वजह से है। नहीं है, अभी तो बताया है। इट इज नॉट द कलर ऑफ सोडियम आयन, it is the color of the transient species which is formed in the flame. क्या सोडियम और क्लोरीन टूट जाते हैं? Yes. सोडियम क्लोराइड को जब फ्लेम में हीट किया जाता है तो सोडियम आयन फ्लेम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और सोडियम एटम में कन्वर्ट। सोडियम फ्लेम है क्या? रिडॉक्स रिएक्शन ही तो है, कंबशन, रिडॉक्स। इट्स रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम आयन गेट्स कन्वर्टेड इनटू सोडियम एटम एंड दैट गिव्स द कलर। हर किसी में जो स्पीशी है वो डिफरेंट हो जाती है। The color is due to the transient species. ट्रांजिएंट का मतलब बनी और डिस्ट्रॉय हुई। द कलर इज ड्यू टू द ट्रांजिएंट स्पीशी फॉर्म्ड इन द फ्लेम। Catalysts are not transient. ठीक है जी। Catalyst is consumed and produced in the same reaction. अब सुनो आगे। The color is due to the transient species which are formed in the reaction. ठीक है। In case of sodium chloride, it is sodium atom. ठीक है, क्लियर? अच्छा, बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम को कलर नहीं देते और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स फ्लेम को कलर नहीं देते। क्यों? Because beryllium and magnesium has so high ionization energy that Bunsen burner flame cannot excite them. नहीं ऐसा भी तो होता है। वाइट कलर थोड़ी ना होता है। और मैग्नीशियम की अगर फ्लेम को तुम देखोगे तो वो फुलझड़ी की फ्लेम की तरह, वेल्डिंग की फ्लेम की तरह होती है, आंखों में चुभती है। बिकॉज इट मेजर हैज मेजर अमाउंट एज अल्ट्रावायलेट। ऐसे नहीं होता कि उन्हें हीट करते हैं बट वो जब वो एमिट करते हैं तो विजिबल रीजन में नहीं जाते। बेटा बंसन बर्नर की फ्लेम का टेम्परेचर उतना नहीं है कि मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट भी कर सके। मैग्नीशियम है तो सीधा सीधा मैग्नीशियम के रिबन को बर्न कर दो ना, 2000 डिग्री टेम्परेचर पे बर्न करता है वो। ठीक है, लेकिन 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 इतना गर्म करते हो तो वहां पे कलर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं पर अब कलर नहीं आ रहा, अल्ट्रावायलेट में जा रहा है। यार फायदा नुकसान तो बाद की बात है, कलर नहीं दिखेगा, बात खत्म। इज दिस क्लियर? तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब जरा हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। केमिकल प्रॉपर्टीज का ऑब्वियसली मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। और सबसे पहला ताजा ताजा बढ़िया वाला रिएक्शन है वाटर के साथ, पानी के साथ। ठीक है, अब जब हम किसी चीज को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली यही रिएक्शन मैकेनिज्म है, इसकी बात नहीं करेंगे हम, ये नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, दैट इज द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के अंदर दो चीजें होती है, एक एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, दूसरा स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, दे मे नॉट बी रिलेटेड। ओके,
Energy of the reaction is thermodynamics. Speed of the reaction is kinetics. Thermodynamics is the sum total of all the energies, whereas kinetics is not all the energies, the most difficult step. ठीक है? Difficult step. एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं. आपको पता है ओवरऑल वर्ल्ड में कितनी वेबसाइट्स होंगी? मे बी अ फ्यू बिलियन. ठीक है, बिलियंस में जाएगी वेबसाइट्स. व्हाट डू यू थिंक? क्या हर वेबसाइट कोई प्रॉफिट जनरेट कर रही है? मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट्स वुड बी रिडंडेंट. खाली एक बार कभी कोई विजिट कर गया, बस बात खत्म. ठीक है, फिर इतनी वेबसाइट्स क्यों है? बहुत सारी वेबसाइट तो बिना जरूरत के बनी हुई है. उससे भी बेटर रीजन, कॉस्ट बहुत कम है. चार्जेस, जानते हो, बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको करने में फायदा होता है. बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो जाती क्योंकि कर सकते हैं. ठीक है, प्रॉफिट इज थर्मोडायनेमिक्स, कॉस्ट इज काइनेटिक्स. So the rate of reaction is not decided by profit, it is decided by cost. Obviously profit में cost भी included है. ठीक है, लॉस भी हो रहा है, लेकिन अगर कॉस्ट कम है तो लोग करते चले जाएंगे. ठीक है, अब मेरा एक छोटा सा प्यारा सा सवाल है. जब हम एल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो लिथियम की सब्लिमेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये एनर्जी इन दोनों को ओवरकम कर जाती है. प्लीज इन्फ्लुएंस गलत निकाल रहे हो. लिथियम को अगर पानी में डाला जाए, लिथियम को पानी के साथ रिएक्ट किया जाए तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड विल बी द हाईएस्ट. ठीक है, द रिएक्शन ऑफ लिथियम विद वाटर इज द मोस्ट स्पॉन्टेनियस. काइनेटिक्स. I didn't say kinetics. I said spontaneous. Spontaneous is favorable. It is thermodynamics. Spontaneous वो रिएक्शन होता है जो शुरू होने के बाद अपने आप चल सके, जिसको हमें एनर्जी बाहर से ना देनी पड़े, हमें जबरदस्ती करवाना ना पड़े, उसे स्पॉन्टेनियस कहा जाता है. ठीक है, तो द रिएक्शन ऑफ लिथियम to form lithium plus is the most spontaneous. This is an oxidation reaction. The oxidation reaction which is going to be the most spontaneous, वो substance सबसे strong reducing agent होगा. Lithium is the strongest reducing agent in the aqueous medium. ठीक है, इसके बाद सेकंड आ जाता है हमारे पास सीजियम, उसके बाद है पोटेशियम, उसके बाद है रुबीडियम, उसके बाद पोटेशियम, और सोडियम सबसे कम है क्योंकि सोडियम की ना तो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है और ना ही लैटिस और आयोनेशन एनर्जी बहुत कम है. ठीक है, ओके. ये तो मैंने तुम्हें एनर्जीज बता दी, और ये एनर्जीज ई नॉट वैल्यू से आ जाती है. आई बिलीव वी हैव टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड रिडॉक्स में हमने बात की थी ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सोडियम का लीस्ट नेगेटिव है अमंगस्ट फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, लीस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. आप शब्द बदल रही हो. I'm not talking about speed of reaction, I'm talking about energy of reaction. Energy of reaction lithium की सबसे ज्यादा है. Okay. Now, speed of reaction किसका सबसे ज्यादा होगा?
यार एक बात नहीं समझ में आती, तुम रीजन सही लगाते हो, आंसर गलत क्यों दे रहे हो? लिथियम सीजियम। बट व्हाई आर वी बॉदर्ड अबाउट आयनेशन एनर्जी? पहली कॉस्ट तो हमें लैटिस एनर्जी देनी है। The speed of reaction of alkali metals increases down the group. Why? Because lattice energy decreases down the group. Melting and boiling point decrease down the group. बेटा आप यही गलती कर रहे थे बार बार कि आप काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को कंफ्यूज कर रहे थे। जब मैं बोल रहा हूं लिथियम इज रिलीजिंग मोस्ट हाईएस्ट एनर्जी, दैट डजंट मीन इट रिएक्ट्स फास्टेस्ट। स्पॉन्टेनियस एनर्जी है वो, स्पीड नहीं। Is that clear?